Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan. With me today alone. मौसम इतना अच्छा है कि अब्दुल्ला ने डिसाइड किया कि हम क्यों वेस्ट करें ऑफिस जाके, तो अब्दुल्ला इज़ एंजॉइंग समवेयर इन द कंट्री, मुझे नहीं पता, ही इज़ नॉट इन कराची दो, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है. वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द रेन. अच्छा, एक जो फोरकास्ट था साइक्लोन का वो अभी भी है. बाय द वे फोरकास्ट इज स्टिल देयर, लेकिन थैंक गॉड अभी तक उस तरह, एटलीस्ट अगर हम कराची की बात कर लें तो उस तरह बारिश नहीं हुई जितना डर था. आज भी है और फोरकास्ट कल तक का है, इनफैक्ट 31 तक का, तो वील कीप यू अपडेटेड ऑन दैट. एंड ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कंट्री जो है बारिश हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह हो रही है. जैसे कि रावलपिंडी में, जहाँ के आज से हमारा दूसरा टेस्ट जो है बिटवीन पाकिस्तान बांग्लादेश शुरू होना है, तो वहाँ वक्फे से फिर से बारिश हो रही है. और बताया यही जा रहा है कि अभी आउटफील्ड जो है वो गीली है. ये लें जी, कुछ विजुअल्स आपको दिखा दें हम. इट इज़ एक्चुअली वेरी वेट, मतलब इस ग्राउंड में क्रिकेट का अभी होना तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज पहले तो ये बारिश रुकेगी, उसके बाद आउटफील्ड को सुखाया जाएगा और उसके बाद मैच जो है वो शुरू होगा. तो पहली चीज़ होगी तो आगे बात बढ़ेगी. सो लेट्स सी. लेकिन ये मैच बहुत ज़रूरी है भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि ये सीरीज़ में 2 ही टेस्ट हैं. एक टेस्ट जो है वो फिनोमिनल विन बांग्लादेश की हो चुकी है, और अब सीरीज़ जीतना तो खैर दूर की बात, बराबर ही कर दें तो बड़ी बात हो जाएगी. वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दैट लेटर इन द शो. जीतना ही पड़ेगा, मतलब वी रियली डोंट हैव अ चॉइस. तो अब हम जीत पाएंगे नहीं पाएंगे, दुआएं पूरी हैं, लेकिन तैयारी क्या है उसके बारे में हम ज़रा बात करेंगे लेटर इन द शो. पहले ज़रा हम मौसम की बात कर लें, बिकॉज मौसम ऐसा है कि वो हर किसी को इफ़ेक्ट कर रहा है. कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड इट्स ज़िंदगी जो है एक ज़रा हट गई है नॉर्मल से. अपडेट्स भी आपको देंगे. विल बी टॉकिंग टू आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स एज वेल. आपको पहले बता दें कि सिंध मानसून सिस्टम की लपेट में है टोटली, और यही नहीं बल्कि सिंध की साहिली पट्टी पर समुद्री तूफ़ान का एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है. और सिस्टम कराची के जनूब मशरक़ से 200 किलोमीटर दूर है, विच इज़ नॉट अ लॉट बाय द वे. कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कल भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, और कराची में आज दोपहर से कहा यही जा रहा है कि तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है. रात को मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश हुई. इट लुक वेरी प्रिटी. हल्की हल्की हो रही हो ना तो ज़रा खूबसूरत लगता है, और आपको वो डिफरेंट मौसम, क्योंकि पूरे साल आपको कराची में एटलीस्ट ये मौसम नहीं मिलता, तो यू टेंड टू इंजॉय अ लिटिल बिट एज वेल. लेकिन साथ ही थोड़ा सा डर भी लग रहा हो रहा होता है कि इससे ज़्यादा ना हो, बिकॉज वी कांट हैंडल इट. हैदराबाद का हाल तो आपको पिछले कुछ दिनों से हम बता ही रहे हैं. बहुत बारिश हुई है वहाँ. हैदराबाद, बदीन, नौशेर फरोज़, मीरपुर ख़ास, ठट्ठा, जामशोरो, टंडोला यार, उमरकोट में भी वक्फे से बारिश हुई. और हादसात में 3 बच्चे जान बहक भी हो गए, 2 ज़ख्मी भी हुए. यूजुअली होता ये है कि घरों की छतें जो हैं या दीवारें वो गिर जाती हैं जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और यूजुअली उन्हीं घरों में होता है जो इतने पक्के बने नहीं होते. सो ट्रेजेडीज़ भी काफ़ी होती हैं. सिंध भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की गई है. महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा अलर्ट भी जारी कर दिया, और सिस्टम के बायस समुद्र में शदीद तूफ़ानी रहेगी. सिंध और बलोचिस्तान के माहीगीरों को कल तक गहरे समुद्र में ना जाने का मशवरा दिया गया है, जबकि सिंध के बेशतर अजला में तालीमी इदारे, आपको बता दें ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, बंद रहेंगे. और कराची और हैदराबाद समेत सिंध के नशेबी इलाकों के लोग ज़्यादा बारिशों की खबरों से बड़े ही परेशान हैं. और परेशानी की डेफिनेटली बात भी है. द गुड थिंग इज़ कि आज आई गेस बनता भी था कि स्कूल्स बंद कर दें. पेरेंट्स के लिए बड़ी एक परेशानी हो जाती है जब उनको स्कूल गए होते हैं और फिर कॉलें आती हैं कि जी हाफ डे हो गया, आप अपने बच्चे ले जाएं घर. सो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ ए प्रॉब्लम. अच्छा, सबसे पहले हम ज़रा हैदराबाद चलते हैं, क्योंकि हैदराबाद का मैं आपको पहले ही बता रही थी कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और कुछ दिनों से बारिश हो रही है. सो इट्स नॉट जस्ट राइट नाउ. हैदराबाद से जी हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? अली नईम हमारे साथ हैं हैदराबाद से. अली नईम, बताएं क्या हो रहा है उधर? जी बिल्कुल, हैदराबाद में होने वाली बारिश के बाद अब भी कई इलाकों से बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका है. इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन के मकाम पर मौजूद हूँ. मेरे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अब भी घुटनों पानी जमा है, और रेलवे स्टेशन हैदराबाद पहुँचने के लिए मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. इसी तरह से जो मुसाफिर हैदराबाद पहुँच रहे हैं उन्हें रेलवे स्टेशन से निकल कर अपनी मंजिल तक पहुँचने में इंतहाई दुश्वारी का सामना. उन्हें एक जानिब तो
इस पानी से गुजरना पड़ रहा है, दूसरी जानिब उन्हें यहाँ पर सवारी नहीं मिल रही है। हैदराबाद के अंदर अगर हम बात करें, जो बारिश का स्पेल शुरू हुआ था 26 तारीख से लेकर अब तक हैदराबाद के अंदर सिटी के इलाकों में 137.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है महकमा मौसमियात के मुताबिक, और एयरपोर्ट के इलाकों के अंदर जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 125 मिलीमीटर है। इसके साथ ही साथ अगर हम नुकसानात की बात करें तो हैदराबाद और कोटरी के अंदर बारिश से होने वाले नुकसानात के अंदर 2 जो कीमती जानें हैं उनका ज़िया हो चुका है, जबकि 13 अफराद जो हैं वो छतें गिरने की वजह से ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा हैदराबाद के अंदर रेन एमरजेंसी के तहत डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से स्कूलों की छुट्टी का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ भी किया गया था, और आज भी हैदराबाद के अंदर स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर आम तातील का ऐलान किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली। अच्छा, ये जो हम कह रहे थे ना कि ख़तरात मतलब कितना आप इंजॉय कर लेंगे, और ख़ास तौर पे क्योंकि हैदराबाद में एक मुसलसल बारिश पिछले 4 दिनों से हो रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट का यही बताना है कि 26 को स्टार्ट हुई थी, आज 30 है और अभी भी रुकने का कोई इम्कान नहीं है। सो इट्स नॉट लुकिंग सो गुड। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं मीरपुर ख़ास, और बिकॉज हमने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पूरे सिंध में ये बड़ा अनयूजुअल है भी और नहीं भी, बिकॉज ये वो कुछ हफ्ते हैं जहाँ मानसून जो होती है वो टोटली पहुँच चुकी होती है सिंध में। एंड नॉट जस्ट दैट, कुछ पता नहीं होता कि बारिश का लेवल क्या होने वाला है, और आपको याद ही होगा कि 2 साल पहले क्या हुआ था। दैट वॉज बैड, वी नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर। मोहम्मद खालिक हमें बता रहे हैं मीरपुर ख़ास से। मीरपुर खास में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से जारी बारिश ने न सिर्फ शहरियों की मुश्किलात और परेशानियों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है, बल्कि इस तमाम सूरत हाल में मुकामी इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो कारकर्दगी थी उसका भी पोल खोल के रख दिया है। इस वक्त मीरपुर खास के जो मेन शाहराहें हैं वो भी घुटनों घुटने पानी में डूबी हुई हैं। मरकजी शाहराहों से पानी निकाला नहीं जा सका, सरकारी दफातर में भी पानी दाखिल हो गया है, एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में पानी दाखिल हो गया है, और अमली तौर पर वहाँ काम रुका हुआ है। गली मोहल्लों में भी सूरत हाल इससे बदतर है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने मरकजी शाहराह है जो स्टेशन चौक तक जाती है। ये शाहराह भी मेरे अकब में आप देखें पानी से भरी हुई है, लगभग 2 फीट पानी है। आज बारिश का तीसरा चौथा रोज है लेकिन पानी नहीं निकाला जा सका। दूसरी जानिब मीरपुर खास ग्रिड स्टेशन पर भी पानी दाखिल हो गया है, और 2 रोज से वहां पर हैवी मशीनरी के जरिए पानी निकालने की कोशिश जा रही है। ग्रिड स्टेशन को जो हुक्म बता रहे हैं कि उसको तो बचा लिया गया है, लेकिन बिजली गुज़िश्ता 3 रोज से बेशतर इलाकों में नहीं है और ना ही बहाल की जा सकी है। बिजली ना होने से शहरियों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। बिजली ना होने की वजह से पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। ये बड़ी ही कोई पेनफुल सिचुएशन हो जाती है कि एक तो पानी खड़ा है हर जगह और फिर बिजली का ना होना। बस ये तो नेले पे दले वाली बात होगी कि एक तो ऑलरेडी इतने ट्रबल्ड हों शहरी, और वहाँ से पानी निकालने की भी एक कोशिशें हो रही हैं, और आपको पता है कि वो सारी मशीनरी जो होती है जो पानी को सक आउट करती है वो भी तो बिजली पे ही चलती है, और अगर बिजली ना हो तो आगे बात कैसे जाएगी। तो दिस इज़ वेरी फेमिलियर टू अस as well because we suffered in 2022 और अब हम जब बाकी शहरों को देखते हैं तो उनको भी कुछ बेहतरी लानी पड़ेगी because we are seeing some improvements in कराची। ये हमें कहना पड़ेगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट जो है बड़ी हद तक कराची में नज़र आ रही है, एटलीस्ट अगर हम रीसेंट ईयर से कंपेयर करें। उनीबा ज़मीर शाह हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट, शी ऑलवेज हैज़ न्यूज़ फॉर अस। उनीबा, मौसम के हवाले से एक तो आज फिर आपने बड़ा कि खूबसूरत सा कोई कोना चुन लिया है खड़े होने के लिए, हमें ग्रीन नज़र आ रहा है। एंड बाय द वे आई हैव नोटिस्ड अगर DHA की हम बात कर लें, वो भी इलाके जो DHA 8 की साइड पे हैं जहाँ बिल्कुल बस ज़मीन है और प्लॉट्स हैं और कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती, वहाँ भी ज़मीन पूरी ग्रीन आपको नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी रेयर साइट कराची में। एटलीस्ट इस एरियाज़ में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो आपको पता है ये जो बारिश का पानी होता है ना, ये जमीन के लिए, पौधों के लिए खाद का काम करता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है उसके बाद हमें हर चीज बहुत ज्यादा ग्रीन नजर आती है। इसकी वजह ये है कि ये बारिश का पानी ज़ख़ीर करता है आपकी जमीन को। कोई भी जो खुले इलाके मैदान है वहाँ पे आपको इस तरह के पौधे, जो जंगली पौधे हम जिनको कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत। उसके बाद डिफरेंट परिंदे भी नजर आएंगे, जैसे घर के पास ग्रीन बी ईटर हमें नजर आया। माहिरीन कहते हैं कि अगर आप आसमान की जानिब देखें तो अगर आपको बहुत ज्यादा कब्बे और चीले नजर आते हैं तो उसका मतलब है कि आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, आप साफ सुथरे लोग नहीं है। लेकिन आपको मेंढक नजर आते हैं, आपको हनी बीज नजर आती है, आपको ड्रैगन फ्लाइज नजर आती है, आपको डिफरेंट किस्म के परिंदे नजर आते हैं, तो आपको मतलब है कि आपका रहन सहन अच्छा है।
बीच के इलाके में जो फेज 1 का इलाका है वो इतना सब्ज हो जाता है इन दिनों में, वहाँ पे इतने प्यारे बर्ड्स आते हैं कि वहाँ पे फोटोग्राफर्स स्पेशली जाते हैं। फिर आपने अर्बन फॉरेस्ट देखा होगा, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा बर्ड्स आते हैं, वहाँ पे तो फ्लेमिंगो की जगह ही बना ली तो जाते ही नहीं है, वो वहीं पर रहते हैं। बारिश के बाद इन सब चीजें बहुत खूबसूरती आ जाती है, आसपास हम ग्रीन ज्यादा देखते हैं, हमें ऐसे फील होता है कि शायद ये भूल गए, ये धुलते तो है लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन मिलता है तो इसके बाद ये ज्यादा। यू आर सो राइट। और फिर इफ आई मे ऐड उनीबा, ये भी बड़ा ये दुख होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आपको ये भी पता होता है कि बस जैसी बारिशें जाएंगी तो ये ग्रीनरी जो है जो आपको नजर आ रही होती है बिल्कुल लश, एक जमीन ग्रीन हुई होती है, वो पत्ते जल जाएंगे, वो घास जल जाएगी और फिर वो एक बंजर सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा, ये तो हमने अच्छी वाली बातें कर ली क्योंकि इट्स लुकिंग वेरी क्लीन, धुला धुला लग रहा है कराची के बहुत से एरियाज। लेकिन अब ज़रा ओवरऑल शहर की सूरत हाल पे आ जाते हैं क्योंकि सड़कों के जो हालात हम देख रहे हैं बहुत सी जगहों पे, मतलब गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। एक जगह तो हमने ये भी देखा कि एक ट्रक जो था वो बिल्कुल एक टूटी हुई सड़क के अंदर फंस के उसका टायर भी उतर चुका था। मतलब ये सारे सिलसिला भी चल रहा है। वो पता नहीं क्यों हो रहा है, ये बारिश से ज्यादा ना इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नजर आता है। आपने देखा होगा कि कराची के बहुत से इलाकों में सड़कें टूट का शिकार हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। हमारे कल नुमाइंदगान पूरे दिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करते रहे, उन्होंने बताया कि गिरीबंदर, हट्टी, जमशेद टाउन, इवन मलिक 15 के और जो मलिक के अंदर के इलाके वो जिसकी जो सड़कें ना वो गाड़ी चलाने के काबिल ही नहीं है। आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है कि जो कल मेरी इतनी जो गाड़ी है ना वो उसका टायर पंचर हो गया, मैं शूट पर थी क्योंकि सड़कें टूट का शिकार है। बरसाती पानी जमा जो हो रहा है ना वो पैचेस की सूरत में जमा हो रहा है। जो नालों का हम जिक्र करते रहते हैं, नालों से पानी अभी उबल नहीं रहा, या यूं है कि अभी उस तरह की बारिश हुई नहीं है। सुरजानी टाउन में 127 मिलीमीटर बारिश हुई है, गुलशन हबीब में कहा जा रहा है कि 46 और नाज़ाबाद में 45 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। आज ज्यादा बारिश का इम्कान है, उसके बाद देखा जाएगा कि नाले उबलते हैं या नहीं उबलते। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसमें थोड़ी सी साथ एक उनीबा हम दुआ भी कर लें कि शायद इसलिए नाले नहीं उबल रहे। एक तो ऑब्वियसली आपने बता दिया कि बारिश उस तरह हुई नहीं है एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई भी हुई है। सो बारिश अगर हो भी जाए तो क्या ही बात हो कि नाले जो हैं वो ना उबलें, दैट वुड बी गुड। बट आई एग्री विद यू ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल आप सही कह रही है। कराची में जो कहा जाता है कि तकरीबन 40 से ज्यादा बड़े नाले हैं और 500 से ज्यादा छोटे नाले हैं। तो मैं कराची में इब्तिदा में ही मॉनसून से कह दिया था कि हमने नालों की सफाई शुरू कर दी, और इस सिस्टम के आने से पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसकी सफाई का काम किया जा रहा था। तो फिलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि नाले उबल रहे हैं, लेकिन हाँ सड़कों का बहुत बुरा हाल है। और खासकर वो इलाके जो रिहायशी इलाकों की जानिब जाते हैं या सनती इलाके हैं, वहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रक उलटने की आपने बात की वो क्यों होती है, क्योंकि वो सड़कों के बड़े खड़े बने होते हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पाते और सड़कें उलट जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मेरे हाल से 23 साल की कोई लड़की थी गुलिस्तान जो है किसी ब्रिज पर वो स्कूटी पर जा रही थी, और मतलब लाइक आप देखिए इतना खूबसूरत लगता है कराची में लड़कियों को बाइक पर जाते हुए देखना। मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि लड़कियां स्कूटी बाइक यूज कर रही है। लेकिन ऐसे जो सड़कों का बुरा हाल हो से पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाइक इस्तेमाल करने देंगे। लाइक मुझे बहुत स्कूटी चलाने का शौक है, इसके बाद में डर गई है कि कराची की सड़कें क्या काबिल है कि वहाँ पर आई एग्री विद यू उनीबा, बिल्कुल इट्स अ ग्रेट साइट टू सी। लेकिन साथ ही ऑब्वियसली हम एक दफ़ा रीइटरेट कर दें कि मेयर कराची ने मोटर कर्स को काफ़ी वार्निंग दी है कि ये जो मौसम चल रहा है एटलीस्ट आज के दिन तो मोटर बाइक, अगर आप मोटर बाइक पे हैं और कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो ट्राई नॉट टू गो आउट। अच्छा, शहर में भी निकले हुए थे मेयर साहब और काफ़ी उन्होंने दौरा किया, उन्होंने जायज़ा लिया कि कहाँ काम की ज़रूरत है कहाँ नहीं है। ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव बाय द वे दैट वे। नालों की सफाई की हम जो बात करते हैं, उनीबा बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपडेट। उनीबा भी हमें बता रही थी नालों का प्रॉब्लम ये है कि सफाई जब हो भी जाती है तो उसका कचरा निकाल के फिर वो साइड पे रख देते हैं। एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फाइन नाले तो फिर आपके रवां दवा हो गए, चल पड़ेंगे, बारिश का पानी भी ले जाएंगे, लेकिन वो जो कचरा निकाला होगा वो फिर इट विल स्प्रेड आउट ऑन द रोड्स इन द स्ट्रीट्स, तो वो एक और लेवल ऑफ मेहम जो है वो मचाएगा। जवाद मेमन साहब हमारे साथ हैं, मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं। जवाद साहब क्या हाल है आपका? पहले तो ये बताएं कि आपके इलाके में जो बारिश हो रही है क्या आप इंजॉय कर रहे हैं या टेंशन में हैं कि बारिश कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और ऑब्वियसली देयर इज़ अ साइक्लोन वार्निंग एज वेल। जी अस्सलाम वालेकुम हुमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बारिश फिलहाल तो मेरे इलाके में इस वक्त नहीं है, लेकिन ओवरऑल कल रात को जो है वो कराची में काफ़ी अच्छा स्पेल अक्सर इलाकों में था। टेंशन ऐसे नहीं है क्योंकि ओवरऑल अब तक तो बहुत ज़्यादा शदीद बारिश शहर में नहीं हुई है, वक्फे वक्फे से जारी है, तो ओवरऑल जो है ये इंजॉयबल ही है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, ये ज़रूर बताएं बिकॉज लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट अबाउट दिस साइक्लोन, क्योंकि हमें ये पता है ये सिस्टम जो है वो इंडियन गुजरात से शुरू हुआ और ये भी हमें पता है कि वहाँ बहुत ही तबाही आई। अब ये बताया जा रहा है कि एक वो डिप्रेशन बन चुका है, 200 किलोमीटर सिर्फ दूर है कराची से, तो इसकी ज़रा हमें अलर्ट वार्निंग्स तो मिल ही रही हैं, लेकिन क्या इसकी नौयत है ये बताएं। देखिए उमा, बिल्कुल ये पिछले 2 दिन से जो है ये सिस्टम एज अ डीप डिप्रेशन जो है वो इंडियन गुजरात बॉर्डर के रीजन मौजूद था, सिंध के और गुजरात के इलाकों में। इसमें हमने देखा कि हमारे सिंध के कई इलाकों में, स्पेशली थरपारकर, नगर पारकर, बदीन डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद में, मीरपुर खास के इलाकों में जो है वो काफ़ी हैवी रेन्स हुई हैं और वक्फे से ये सिलसिला जारी है। इसके इफेक्ट जो है वो पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो है वो हम कराची में भी वक्फे से जो बारिशें चल रही हैं उसके देख रहे हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है, ये डीप डिप्रेशन जो है वो मजीद इंटेंसिफाई होकर जो है वो ऑलमोस्ट एक साइक्लोनिक स्टेज की सूरत में पहुंच चुका है। सिस्टम का जो कोर प्रेशर है वो 989, यानी कि ये ऑलमोस्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ अभी इसे जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर करने की देर रह गई है। अच्छा, जो इसकी जी कैरी ऑन, जी कैरी ऑन। ताज़ा तरीन जो इसकी सिचुएशन है वो ये नॉर्थ अरेबियन सी के ऊपर जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट इसका सिस्टम कोर जो है वो पहुंच चुका है। यही इंडियन गुजरात रीजन फिर रन ऑफ कस्ट से होता हुआ जो है ये अब ऑलमोस्ट अरेबियन सी तक आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर या शाम तक। अच्छा, ये ज़रूर बता दें, ये अरेबियन सी में जवाद साहब आएगा तो क्या ट्रैक होगा, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंध के कौन से अजला में ये ज़्यादा इफेक्ट इसका नज़र आएगा? देखिए उमा, इसका जो ट्रैक है अभी वो ज्यादातर जो है वो वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि मगरिब शुमाल जुनूब मगरिब की जानिब ही है। तो सिंध के जो साहिली इलाके हैं, कराची समेत केटी बंदर, सुजावर, ठट्टा, बदीन के जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो इसका इम्पैक्ट ज्यादा ही नजर आएगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो तूफान के सेंटर से जो है वो काफी हद तक करीब होंगे। जिस तरह आपने बताया भी कि ऑलमोस्ट अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो 200 किलोमीटर दूर है ये शहर कराची से। आज दोपहर या शाम तक जो है ये एक प्रॉपर साइक्लोनिक सिस्टम जो है वो बन सकता है। तो फिर इसे ऑफिशियली जो है वो उम्मीद है कि डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा, इसको जो है वो ऑफिशियली नाम भी दिया जाएगा। और अगर ये कोई नेम साइक्लोन होता है तो फिर अगस्त के महीने में, मॉनसून सीजन में अगस्त के महीने में ये शायद तारीख का ऐसा पहला तूफान होगा। यही मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि मॉनसून तो चले हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक साइक्लोन बन जाना ये कोई अनयूजुअल बात लग रही है। देखिए ये एक्सट्रीमली अनयूजुअल बात है, क्योंकि मॉनसून के सीजन में और स्पेशली जो कोर मॉनसून सीजन होता है, ये जो जुलाई और अगस्त का जो मौसम होता है, यहाँ पर इंडियन ओशन में कोई साइक्लोन नहीं बनते हैं। लेकिन ये इस दफा फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है कि ये इस तरीके का कोई नेम साइक्लोन जो है वो बनता आ रहा है, क्योंकि पहले ये जमीन पे था। साइक्लोन अमूमन जो फॉर्म होते हैं वो समंदर के ऊपर होते हैं और फिर किसी जमीनी इलाके की तरफ ट्रेवल करते हैं। इस दफा जो सिचुएशन देखी है हमने, ये सिस्टम जो है वो खलीज बंगाल से बना, सेंट्रल इंडिया से क्रॉस होता हुआ राजस्थान, गुजरात के ऊपर आया और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर स्टॉल हो गया। कई घंटे ये एक जगह खड़ा रहा और बहरे अरब से जो है वो इससे इंतहाई ज्यादा। ये आप बात कर रहे हैं तो हम लोगों को एक दफा बता दें कि हम इंडिया के मनाजिर दिखा रहे हैं, ये हमारे नहीं है कि कहीं और परेशानी ना हो जाए। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इफ़ यू कुड पुट अ फिगर कि कराची में हम कितनी बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए कराची में जो बारिश एक्सपेक्ट की जा रही थी उसकी शिद्दत में आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है वो अब कमी हो जाएगी। जिस तरह पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी कि 150, 200, 250 मिलीमीटर हो जाएंगी, होंगी अभी भी 2 से 3 जो है वो मूसलाधार बारिश के स्पेल आ सकते हैं जैसे जैसे सिस्टम करीब आएगा। लेकिन अमूमन इन सिस्टम्स में इस तरीके से होता है कि जितना इंटेंसिफाई होते हैं, ताकतवर होते हैं, बारी रेन बैंड जो है वो इसके सेंटर की तरफ काफी हद तक कन्फाइंड हो जाते हैं। तो कराची में और पाकिस्तान के जो साहिली इलाकों में जो बारिशों पे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी वो इस सिस्टम के ट्रैक के ऊपर होगी। इस वक्त जो ट्रैक नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि ओवरऑल बारिशें होंगी, अच्छी खासी होंगी। लेकिन जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एज अ डीप डिप्रेशन हमारे जमीनी इलाकों की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि अब ये समंदर की तरफ जाके एक समुद्री तूफान बनने जा रहा है, तो बारिशों की शिद्दत में कुछ आप कह सकते हैं कि 15, 20, 25% जो है वो कुछ हद तक कमी हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी तेज मूसलाधार बारिशों का जो सिलसिला है वो चलेगा अगले 24 से 36 घंटों तक। अच्छा, तो यानी 24 से 36 घंटे हम एक्सपेक्ट करें कि इस वीकेंड को ये मामला जो है ये निमट जाएगा। कल 31 है, 31 तक का पहले फोरकास्ट हो रहा था, तो इतना ही होगा, राइट?
ऑलमोस्ट ये सिस्टम जो है वो अब जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, वो बारिशें जो हैं वो उसके साथ साथ आगे चलती चली जाएंगी। हाँ, ये है कि आज दोपहर या शाम तक जो है जैसे ये मजीद करीब आएगा हमारे, तो हवाओं की जो रफ्तार है उसमें बात अजीज जो है वो काफी हद तक इजाफा होता चला जाएगा। और बार बार जो है वो हवाओं की जो डायरेक्शन है वो भी शिफ्ट होती रहेगी। ओके, फाइनली जल्दी से ये बता दें कि हम रावलपिंडी में आज हमारा सेकंड टेस्ट जो है क्रिकेट का वो भी स्टार्ट होना है, और ऑब्वियसली शायकीन क्रिकेट जो है वो इंतजार में है कि होगा भी कि नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बारिश हो रही है। तो क्या आज बारिश ही चलेगी, उधर थमेगी? बिल्कुल, देखें टेस्ट होना जो है वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, या स्टार्ट होता भी है तो वक्फे से इसमें डिस्टर्बेंस आती रहेगी, क्योंकि थ्रू आउट रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अपर पंजाब के जो एरियाज हैं यहाँ पर वक्फे से जो है वो मॉडरेट टू। और ये कितने दिन तक सिलसिला चलेगा? ये भी वीकेंड तक, ऑलमोस्ट संडे तक जो है ये सिलसिला वक्फे से केपी के और पंजाब के कई इलाकों में, बलूचिस्तान के कई इलाकों में जो है ये चलेगा। बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, मौसमियाती तजियाकार, डिटेल में इन्होंने बताया है। और ऑब्वियसली एक खैर की हम दुआ ही करेंगे कि ये सिस्टम जो है ये ज़रा डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाए और उस तरह उसकी शिद्दत ना हो जितनी फोरकास्ट की गई है। एंड ऑल्सो फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स, यू कैन ओनली प्रे, बिकॉज अभी 1-2 दिन तो ये बारिशें चलेंगी, बीच में जब रुकेंगी तो मैच स्टार्ट हो जाएगा, जब बारिश स्टार्ट होगी तो मैच रुक जाएगा, मतलब ये सिलसिला जो है ये इसी तरह रहेगा। अच्छा, अभी हम करेंगे क्रिकेट की बात, क्योंकि आज शुरू होना है दूसरा टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, बिकॉज इंस्टेड ऑफ बीइंग होपफुल एंड अपबीट, टेंशन एक पड़ी हुई है, बिकॉज इतनी बुरी तरह हम हार चुके हैं पहला टेस्ट कि अभी हमें सीरीज़ को लेवल आउट करने में, इक्वल करने में, अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने में इतनी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले तो मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा, उसके बाद हम अपना साथ खुद नहीं दे रहे, देयर इज़ नो कोहेजन इन द टीम। कुछ लोग टीम में आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को टीम से थोड़ी देर के लिए इससे बाहर किया हुआ है, कौन सा सीक्रेट वेपन है वो हमें समझ नहीं आ रही, स्पिनर को डाला गया है लेकिन स्पिनर अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये भी कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी मैच आज जो है वो शुरू होना तो है, लेकिन अभी बिल्कुल शुरू नहीं हुआ बिकॉज बारिश चल रही है। बांग्लादेश सीरीज़ जीतने की और पाकिस्तान सीरीज़ बराबर करने की सर तोड़ कोशिश करेंगे और टेस्ट के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान जो है वो कल कर दिया गया है। आखिरकार शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है, स्पिनर इब्रार हुसैन को स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो कि बहुत देर से ये बात हो रही थी। खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे ये फैसला है वो हो जाएगा। 9:30 बजे टॉस होना था लेकिन ऑफ कोर्स इट्स स्टिल रेनिंग ओवर देयर, तो टॉस अभी नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथ हैं जलालुद्दीन साहब, टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे शो का हिस्सा भी पहले बन चुके हैं, उनसे बात करते हैं इतनी देर में। जलालुद्दीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस नहज पे कैसे पहुंच गए कि यहाँ हमें अभी लाले पड़े हुए हैं कि हम सीरीज़ को बराबर ही कर दें बांग्लादेश के खिलाफ। नाउ आई डोंट मीन टू से कि बांग्लादेश यू नो कि अच्छी टीम नहीं है, वो तो उन्होंने करके दिखा दिया कि वो ठीक ठाक टीम है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ऐसी टीमें होती हैं और हम ना कर पा रहे होते तो फिर भी थोड़ी सी बात बनती, लेकिन अभी तो समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है। जी उमा साहब, शुक्रिया आपका एक तो अपने शो में इनवाइट करने का। दूसरे मैं ये कहूँगा जो आपने भी यही बात कही कि ये हुआ क्या है और हम ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और ये सिलसिला आज से तो शुरू नहीं हुआ, आपने अभी देखा पीछे वर्ल्ड कप में भी देखा, 50 ओवर वाले में भी, T20 में भी देखा हम किस से हारते रहे। तो ये इंडिकेशन तो आनी शुरू हो गई थी काफी अर्से से, और इसका एक बैकग्राउंड है, वो किसी बार इन डिटेल में बात होगी तो मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है। फिलहाल ये था कि एटलीस्ट बांग्लादेश जैसी टीम से हमें टेस्ट हारना ये वाकई एक बहुत ही तशवीशनाक बात थी, और उसमें जाहिर है कि बांग्लादेश को तो क्रेडिट हर हाल में जाएगा, मगर जो हम गलतियां करते रहे, जो कि सिलेक्शन से लेके और बैटिंग बॉलिंग हर जगह हमारी वो स्टैंडर्ड नजर नहीं आया जो एटलीस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट नजर आना चाहिए था। तो ये बहुत सारी खराबियां मिलके हम ये टेस्ट मैच हारे हैं, और उसमें 1-2 चीजें जरूर जिसमें मैं कहूंगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस थे, और हम असल में जो बात मैं समझ सका हूँ ये है कि हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम होम एडवांटेज जिसे कहते हैं कंडीशन का वो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ना हम स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते ना हम पेस बॉलिंग को। हमारे पेसर में भी शायद किसी स्टेज पे आउट कर देते, मगर हमें भी फिर वो प्रॉब्लम आती, तो इसलिए हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है।
हम होम एडवांटेज नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। और यही तो देखिए, जहां टीमें थोड़ी सी जरा एक चैलेंजिंग सिचुएशन में टाइम से गुजर रही हूँ, एटलीस्ट उनको होम एडवांटेज तो मिल जाता है, हम तो उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाए। और दूसरा ये कि पता नहीं बांग्लादेश ने बहुत कोई स्टेलर परफॉर्मेंस दी पहले टेस्ट में, या हमने बहुत ही बैड परफॉर्मेंस दी, किसको आप क्रेडिट देंगे और किसको आप डिस्काउंट करेंगे, ये जरा बता दें। बिकॉज हम वी वर नोवेयर, पहले दिन में ही जो हमारी गलतियां थी, उसके बाद तो हमारा बनता ही नहीं था कि हम ओवरकम कर सके उन चैलेंजेस को। देखिए, इसमें जाहिर है कि दोनों एलिमेंट शामिल हैं कि आपने भी खराब खेला और उन्होंने हमसे बेहतर खेला, और जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने वाली सिचुएशन थी पहले स्पेल में तो उन्होंने ही करी, फिर उनके हाथ से मोमेंटम निकल गया। जहां हमने 400 रन से ज्यादा रन बनाए, वहां हमें हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया, या अगर हमें डिक्लेयर करना था तो हम उससे थोड़ा पहले से हम मजीद अटैक करके एक बड़ा स्कोर करते, हम ओवर कॉन्फिडेंस नजर आए। और इसके बाद जो बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, वो हमसे बेहतर बैटिंग करी उन्होंने, और फाइनली फिर बॉलिंग जो थी 5वें दिन, जाहिर है विकेट्स में वेयर एंड टेयर होता है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इन्होंने स्पिनर नहीं डाला हुआ था। जो इनकी प्लानिंग या जो इनकी कैलकुलेशन कह रहे हैं या जो इनकी विजडम थी, वो फेल हुई है, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और इस गलती से सीख के आइंदा क्या करना है उसकी प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए। तो इसमें ज्यादा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि हम बांग्लादेश की अच्छी परफॉर्मेंस को देंगे, और अपनी गलतियों को उसमें हम, जाहिर है कि गलती करते हैं तो मैच हारते हैं। तो आपने इससे पहले जो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की बात की है ना, ये हमारा प्रॉब्लम अभी का नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम हमेशा का है। हम परफॉर्म करें ना करें तो ओवर कॉन्फिडेंट, वैसे तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन वी हैव दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर इन आवर प्लेयर्स, इन आवर टीम, कि हम हमेशा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आज के मौसम के हवाले से अगर आप देखें तो क्या पिच को क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि पिछले मैच में टेस्ट में कहा यह गया कि पिच तो हमने अच्छी रीड की थी, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। मतलब ये हमें समझ नहीं आई कि ये क्या आपने रीड किया था, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको पता भी है कि बारिश चल रही है, तो व्हाट शुड वी बी लुकिंग एट नाउ आज? देखिए, पिच रीड करना मैं समझता हूँ क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम है। अच्छा। और जब आपने इसको रीड जो भी करा, आपने तो 4 पेसर खिलाया ना, इसका मतलब स्विमिंग पिच थी, मतलब फास्ट बॉलर्स को हेल्प करेगी, यही समझेंगे ना इसको। जब आपने कोई स्पिनर्स नहीं खिलाया तो एक तो उतनी ज्यादा फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं किया, दूसरे जो फायदा उठाना था नया बॉल से वो हम इतना उठा ही नहीं सके, यानी हमारी बॉलिंग उस तरह की नहीं हुई जो कि होनी चाहिए। तो वहां भी हम अब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे फास्ट बॉलर उनको आउट कर देंगे, तो वो नजर आया हमें, तो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे। खासतौर से शाहिन अफरीदी की जो वो एक प्लेयर है, वो अगर इस मैच में नहीं भी खेलेंगे मगर वो दोबारा आ जाएंगे, मगर जो उनकी पिछले मैच की बॉलिंग थी मैंने देखी थी, वो काफी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे 5 डे क्रिकेट में। फुल टॉस बॉल उन्होंने इतनी सारी की हैं जो कि टेस्ट मैच में होती नहीं है, वो तो T20 वगैरह में हम करते हैं। तो इस तरह की हमें चीजें नजर आई, तो जो भी हमने किया वो हमारी अपनी मिसकैलकुलेशन थी। सॉरी जलाल साहब, मैं आपको कट कर रही हूँ, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूं, क्योंकि आप खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, आप बताएं हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या हुआ है। एक तो उनकी पेस उतनी रही नहीं है, लाइन ऑन लेंथ की भी कोई अडेरेंस नहीं हो रही, क्या लगता है आपको कि हुआ क्या है? यहाँ भी ओवर कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, फिटनेस के मसाइल है, क्या है? जहाँ तक आपने पेस की बात की, तो पेस तो जो हमें नजर आया कि शाहिन अफरीदी का थोड़ा डिड्यूस हुआ है, वो भी उसकी इंजरी हो सकती है, या आउट ऑफ प्रैक्टिस है, या वो इतना एफर्ट्स नहीं दे रहा है जितनी देनी चाहिए, क्योंकि ताकत लगती है तेज बॉल करने में। तो उसमें बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि हम सारा जोर जो है ना वो पेस पे लगाए हुए आजकल। हम कहते हैं 140 से कम होगा तो बॉलर ही नहीं है, वो ऐसा नहीं होता। जो बॉलर 135 130 के अंदर 135 के अंदर कर रहा होता है, वो भी अच्छे बॉलर हो सकते हैं अगर वो अपनी बाकी चीजों को सही रखें, जिसमें कंट्रोल और उसमें उनका एक लॉन्ग स्पेल करने की सलाहियत कंसिस्टेंसी से हो, तो वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं, जो कि हमने बांग्लादेश में देखा। उन्होंने एक जगह पे, क्योंकि टेस्ट मैच में वो बैट्समैन रिस्क कम ले रहा होता है, आपको आउट करने के लिए बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होती है एक जगह बॉल करने की अपनी फील्ड के मुताबिक, और समहाउ
कप्तानी को भी इम्पोर्टेंस होती है, किस वक्त वो अटैक करे, किस वक्त वो डिफेंड करे, ये सारी चीजें मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है टीम का। तो मैं ये कहूंगा खाली पेस पे हम रिलाय नहीं करें, हमें और चीजें भी देखनी है कि किस तरह हम अपनी बॉलिंग को मूवमेंट के हवाले से, कंट्रोल के हवाले से बेहतर कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिवनेस होती है, क्योंकि खाली 140 के बाद सो बेसिकली वी डू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया कि पेस के अलावा भी और बड़ी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर हम देखें तो हमारी तो ना सीम है, ना स्विंग है, ना रिवर्स है, हमारे इश्यूज कंपाउंड कर गए हैं। बट दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव। जलाल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अब तो कैलकुलेशन आप लोगों ने भी कर ली होगी कि 2 महीने होने को आए हैं और मुल्क में इंटरनेट स्लो डाउन है। इंटरनेट की स्पीड में तकरीबन 40%, 40% तक भी कमी देखी गई है। और जो यूज़र्स हैं वो शुरू में तो समझ रहे थे कि 1-2 दिन में ये मसला हल हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा था कि 1-2 दिन में मसला हल होगा, मगर अब जो मामला है वो आपको पता है कि वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है। और बातें होने लगी कि हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल करने या निगरानी का अमल सख्त करने के लिए फायरवॉल जो है वो लगा रही है। और हुकूमत की तरफ से भी इंटरनेट की सुसरवी के मुख्तलिफ जवाब जो है बताए जाते रहे। आखिरकार PTA ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि ज़ेरे समुंदर जो इंटरनेट केबल्स हैं उनमें ख़राबी है। और तो ये इतनी बड़ी ख़राबी थी तो पहले दिन यही कह देते थी, स्पेकुलेशन बढ़ने की क्यों दी? ये भी तो बड़ी बात है, क्योंकि अब इतने दिनों बाद अगर ये बात करेंगे तो लोग तो कहेंगे ना, नहीं दे जस्ट केम अप विद इट। एनीवे, उनका ये कहना है कि अभी एक बार फिर उन्होंने ये वाजे भी किया है और कहा है कि केबल अक्टूबर में ही जाकर ठीक होगी। कैन यू बिलीव दैट? और ये भी साथ साथ बताया कि एक केबल जो है वो ठीक कर दी गई है और जिससे इंटरनेट स्पीड में बेहतरी आई है थोड़ी बहुत। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तारीखें देते चले जाते हैं और बात फिर लोग भी भूल जाते हैं, बात इधर उधर हो जाती है। तो मुमकिन है कि अक्टूबर में केबल मुरम्मत होने की कोई और तारीख भी सामने आ जाए और सिर्फ अक्टूबर तक बात ना रहे। ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। बट एनीवे, वी नॉट गेट इनटू डिटेल कि ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग और क्यों है, ये तो सारे जानते ही हैं। मुल्क में इंटरनेट मुहैया करने वाली कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं शहजाद अरशद साहब, उनसे बात करेंगे। शहजाद साहब, हमारी कुछ हफ्ते पहले भी बात हुई थी, इसके बाद हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि इंटरनेट मामलात जो हैं उनमें बेहतरी आने वाली है। तो आज आप पहले तो ये बता दें कि हम फील करें या ना करें, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में बेहतरी आई है? जी, जैसे कि आप भी इसी मुल्क में रहते हैं और आपको भी एक अंदाज़ा है कि इंटरनेट के मामलात में जिस लेवल पे बेहतरी आना चाहिए थी वो नहीं आई और आवाम को अभी स्टिल लेटेंसी और कनेक्टिविटी और रिमोट डेस्कटॉप के इश्यूज़ में जो है ना वो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो कि हमें 12 कंप्लेन आती हैं कस्टमर्स की सबकी, और उनका यही कहना होता है कि स्टिल मसले जो है वो चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का तो ये कहना था कि हम 27 अगस्त तक या 28 अगस्त तक इसको क्लियर करेंगे, लेकिन वो फिर आप जानते ही हैं कि वो मामलात उस तरीके से टाइम पे जो है वो ठीक नहीं हो सके अभी तक। हमने कुछ मिस हो गया होगा तो आपसे एक दफ़ा तस्दीक कर लेंगे, कुछ ऐसा हुआ बीच में, वी मिस्ड इट। अच्छा, आप बताएं कि PTA की जानिब से बताया गया है कि इंटरनेट स्लो डाउन की वजह क्या है, और ये भी कह दिया गया है कि हालात अक्टूबर से पहले नॉर्मल नहीं होने वाले। तो PTA और हुकूमती बयानात का रिकॉर्ड देखते हुए आपको उम्मीद है, हम उम्मीद रखें कि अक्टूबर में वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को मैं पर्सनली अगर ये कहूँ तो वो ज़रा सीरियस इस मैटर को नहीं ले रहे। हालांकि जो पब्लिक है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। अब कभी हमारे सुनने में ये आ रहा था कि फायरवॉल लग रही है, कभी ये सुनने में आ रहा था कि जो आपकी वेब मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपग्रेड हो रहा है, फिर VPN का मसला आ गया, फिर उसके बाद फाइबर जो है वो कटने का मसला आ गया। अभी किसी हद तक थोड़ा सा मसला बेहतर है पहले की निस्बतन, लेकिन स्टिल जो है इसके मामलात मुझे नज़र नहीं आ रहे कि वो आपको अक्टूबर तक भी बहुत मुश्किल है कि वो आपको रिस्टोर कर सकेंगे, क्योंकि ये जून से जो फाइबर ये बता रहे हैं कि जून से डिस्कनेक्टेड है, और इसका जो मेरे इतलात के मुताबिक इसकी एक साइड तो इनको मिली हुई है, लेकिन दूसरी साइड जो है वो समंदर के अंदर ही कहीं पे गुम गई है। एनकरेजिंग बात इसमें नहीं है। वैसे शहजाद साहब ये भी बता दें कि इंटरनेट से मुतालिक जो कंफ्यूज्ड बयानात सामने आए हैं, उसके बाद ये तासुर तो बन चुका है कि 5G किसी नई टेक्नोलॉजी के ख्वाब हम बिल्कुल छोड़ दें और जो हमारी स्पीड इस वक्त चल रही है इंटरनेट की, उसी को न्यू नॉर्मल समझ लें। कुछ ऐसा ही है?
देखिए, मजबूरी के तहत अब आवाम हमारी और हम लोग भी ये, अब इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उसको न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू स्पीड या न्यू नॉर्मल कंसिडर किया जा सके। जहाँ तक 5G और 6G और 7G वो दुनिया वो कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से पब्लिक को भी ट्रीट किया जा रहा है इस मामले में, और वो कहते हैं ना, वो टाइम के बाद फिर टाइम दिया जा रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो हम लोग जो है वो उस लेवल पे कभी अनकरीब जा सकेंगे। लेकिन ये कि जाहिर है अगर कोई मामलात जो है वो दुरुस्त नहीं होते तो फिर यही हमारे लिए तो नॉर्मल फिर यही है, और बाकी दुआ की जा सकती है कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएं। शहजाद अरशद साहब, थैंक यू। मतलब अगर दुआओं पे ही चलना होता तो फिर हम बैठ ही जाए ना, दुआएं करते रहें और हम ज़िंदगी में और कुछ आगे ना जाएं, और दुआएं बड़ी ज़रूरी हैं, बट प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ेगा। और जो जिस चीज़ को हम हासिल करके हमें पीछे जाना पड़े ना, वो फिर बड़ी तकलीफदेह होती है, बिकॉज वी डिड मेक क्वाइट बिग लीप्स एंड स्ट्राइड्स इन टेक्नोलॉजी, इन इंटरनेट रसाई टू मतलब इतनी मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट। इन ऑब्वियसली हम ही ने उनको लगाया ना, लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, हम ही ने उनको ये चीज़ें नहीं दी, और वो यूज्ड टू हो गए इसके, और अब उसको वापस ले लिया जाए तो ये पीछे नहीं जाया जा सकता, हमने आगे ही जाना है। तो हम वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट। हमें दवा करनी पड़ेगी, दुआ नहीं, और कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए। एंड आई होप अगर अक्टूबर वाली बात ही हो रही है तो फिर अक्टूबर हो और उससे आगे ना हो। इन एनी केस अबाउट क्रिकेट, बारिश हो रही है, अभी टॉस नहीं हुआ अभी तक, so let's see if you guys are waiting for the cricket match to start. Well, it hasn't started yet क्योंकि रावलपिंडी में अभी बारिश चल रही है, लेकिन ट्रस्ट मी जैसे ही स्टार्ट होगा, टॉस होगा, I'm here to tell you कि क्या हो रहा है। इन द मीन टाइम आपको बताएं कि वफाक के अहम तरीन आइनी ओहदों को इंजॉय करती पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को की गवर्नेंस, कारकर्दगी, रवैयों से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, और दोनों जमातों के दरमियान चंद दिन पहले ही थमने वाली लफ्सी जो एक जंग थी वो दोबारा छिड़ती दिखाई दे रही है। कराची में गरीब अफराद को सोलर सिस्टम देने की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत से सख्त बेजार नज़र आए बेसिकली। और यही नहीं, पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 माह के बिलों में कमी के फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया, और उनके लहजे में एक तरह की यू कुड से फ्रस्ट्रेशन साफ जो है वो झलक भी रही थी। बिलावल को यहाँ तक कहना पड़ा कि जब तक पीपल्स पार्टी खुद वफाकी हुकूमत नहीं संभालेगी, महंगी बिजली का मसला हल नहीं होगा। देखें क्या कह रहे थे। अगर पाकिस्तान पीपल्स को वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी मिले तो हम मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लेकर आएँ कम कीमत पे, और अगर वो हमारा क्राइटेरिया में आए तो मुफ्त ये निज़ाम दिलवा सके ताकि उनको फ़ायदा हो। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाए आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए, मेरा सोलर आप ऐसे कर लें। इसमें मिसाइल में इजाफा होता है। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। सी फ्रस्ट्रेशन थी उनकी बातों में। अच्छा, बिलावल तो वफाक और पंजाब हुकूमत पर बरहम ऑब्वियसली आपने देख लिया, हुए सो हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पीछे नहीं रहे और ऐसा दावा भी दिया जिस पर लोगों को काफ़ी हैरानी भी हुई। वो दावा हम अभी आपको सुनाते हैं, लेकिन अच्छा होता कि वो ये भी बता देते कि DC मटियारी अदनान रशीद ने M6 मोटरवे फंड से गुज़िश्ता साल जो कमोबेश कितने 2 अरब रुपए हड़प किए थे, उस केस का क्या बना, तो ये भी एक बात बनती है। एनीवे, दावा क्या था ये देखें। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जहाँ भी प्रोविंशियल रोड्स हैं इस बारिश में, इस तूफान के अंदर, वो एक्सेसिबल रहे और ठीक है। वफाक ने इधर हमारे रोड्स पे लिटरली काम करना छोड़ दिया है। जब आपको पता
चल जाएगा। मैं ये दावे से कह सकता हूँ आप पूरे सिंध का टूर करें, कराची से निकलें, हाईवेज पे जहाँ पे भी आपको टूटे फूटे रोड नज़र आए वो वफाक ने बनाए, वफाक के रोड हैं जो नहीं बने, और जहाँ आपको सही रोड ये दावे से कह सकता हूँ वो सिंध हुकूमत की बनाए हुए हैं। अच्छा जी, प्रोविंशियल रोड्स का जिक्र किया है जो कि हमें पता चलता रहता है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से भी कि दे आर नॉट बैड, लेकिन व्हाट अबाउट इंटरसिटी रोड्स, उस पर भी थोड़ी सी प्लीज़ नज़रसानी कर लें क्योंकि ये बहुत ही बुरा हाल हो गया। इतनी बारिश नहीं हुई जो कराची की रोड्स के हालात हैं। इन एनी केस मेरा ख्याल है दोनों साइडों से ये ब्लेम गेम्स जो हैं ये दोनों साइडों से ख़त्म होनी चाहिए, और अवाम इज़ वॉचिंग ना, तो लिहाजा उनको पता है कि कहाँ काम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, एंड ऑल कॉन्सनट्रेशन शुड बी ऑन दैट। साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल काबीना से खिताब में अगली गर्मियों में भी बिल कम होने का इशारा दे दिया उन्होंने, मगर किसी जमात का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि वो बिजली के बिलों में रिलीफ पर मुखालफिन को होने वाली परेशानी से हैरान है। ऑल्दो वैसे क्यों सब्सिडी कोई देनी पड़ेगी आपको, सारे मुल्की बिल कम होने चाहिए अगली गर्मियों तक। ये तो इनकी इस स्टेटमेंट से तो मैं परेशान हो गई हूँ कि आपका मतलब है कि ये बिलों ने कभी कम होना ही नहीं है। अजीब सी बात लगी। खैर नहीं भाई, आपको बता दें कि बिलों में रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुकाबलेबाजी की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के पास वफाकी हुकूमत में ना होने को मसाइल के हल में रुकावट तो करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी हुकूमत में शमूलियत की सदाबहार पेशकश पर गौर करने को भी तैयार नहीं है। यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, व्हाई डोंट यू टेक अप एन मिनिस्ट्री। मतलब ये आम इंसान तो ये पूछ ही सकता है ना, आम तासुर यही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी ओहदे तो इंजॉय कर रही है, लेकिन इंतजामी मामलात की जिम्मेदारियां या बोझ उठाने से इनकारी क्यों है। इफ यू हैव गुड आइडियाज प्लीज जॉइन, आफ्टर ऑल यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। अभी हम बात करेंगे वफाकी वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना साहब, बिजली सब्सिडी के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ बयानात का तबादला हुआ था और फिर किसी ने ऑब्वियसली रोका टोका होगा, वी आर थिंकिंग, तो आपने मुज़ाकरात भी किए और कुछ लल आ गया, सुकून सा आ गया, लेकिन कल फिर बिलावल मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों पर तनकीद करते नजर आए। एक बैक एंड फायर, एक जो है वो लफ्जी जंग जिसको कहते हैं वो चल ही रही है, तो कोई मुज़ाकरात बीच में हुए नहीं थे, वो कामयाब नहीं हुए थे? देखें, बिलावल साहब जो हैं वो सियासी लीडर हैं और हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम हैं, तो वो जो भी बात करते हैं वो उनकी बात जो है वो हम उसके ऊपर गौर भी करते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये जो बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये इसके ऊपर ऐसे ही खामखा जो है वो सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो एतराज़ हो रहा है। देखिए, मामला ये है कि ये बात हमारी समझ के मुताबिक या हमारी लीडरशिप इसमें ज़्यादा जो दखल है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। उनका बड़ा कंसर्न है इस बारे में कि बिजली के बिलों में जो है वो कमी होनी चाहिए। वो पेट्रोलियम की कीमतों में को बढ़ाने के बड़े अगेंस्ट थे। जब हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उसमें काफ़ी अरसा जो है वो नाराज़ रहे इस बात के ऊपर कि आपने पेट्रोलियम की कीमतों जो है वो क्यों बढ़ाई हैं। वो रोटी की कीमत जो है उसके ऊपर उनका बड़ा जो है वो कंसर्न है। तो मामला ये है कि हमारी समझ के मुताबिक जो 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन महीनों का बिल जो है बाकी 8 महीनों के बिल से, सितंबर से लेके अप्रैल तक जो बिल है वो तकरीबन इन 4 महीनों में जो है वो डबल होता है और बाकी 8 महीनों में 1/3 रह जाता है या कम से कम 1/2 तो हो जाता है। अगला साल अगर उस वक्त तक इस बिजली के बिलों का कोई हल ना निकल सका, जो कि इज्तिमाई तौर पे सबके बिलों को नीचे लाने की जो है वो कोशिश हो रही है, तो 2 महीने की बजाय 4 महीने जो है वो अगर बिल जो है वो कम कर दिए जाए या रिलीफ दे दिया जाए तो लोगों का मसला हल हो जाएगा, पूरे साल के लिए हल हो जाएगा। बिलावल साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है कि जी 2 महीने का रिलीफ और 12 महीने की तकलीफ़ नहीं, ये 4 महीने की तकलीफ़ है, 8 महीने में कोई तकलीफ़ नहीं है।
ठीक है, वैसे तो पूरी कंसंट्रेशन इस चीज़ पे होनी चाहिए कि किसी का भी बिल जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग वन। तब का वो भी ठीक है, आप लोग कर रहे हैं करें, लेकिन एक्चुअली द होल कंसंट्रेशन शुड बी कि बिल्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स जो हैं वो कम हो। अच्छा राना साहब, कल की तकरीर में बिलावल हर मसले का जो हल है ये बताते रहे कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में आए और अपना मंशूर नाफिज करे, सब ठीक हो जाएगा, ये उनका कहना था। इतना आसान सा हल है, तो फिर आप लोग उन्हें काबीना में क्यों साथ नहीं बिठाते? ये हम क्यूरियस हैं। आपके ऑब्वियसली वो पार्टनर्स हैं वफाकी हुकूमत पर, उनका भी ऑब्वियसली हक तो है। जी बिल्कुल, मैं तस्लीम करता हूँ कि वो हमारे शराकतदार हैं, हमारे साथ वो हुकूमत में शामिल हैं और हमारे अलाई हैं, और उनके वोटों से ही वफाकी हुकूमत जो है वो कायम हुई है। तो हम तो शुरू दिन से इस बात के दाई हैं, और हमने उनसे वज़ीर-ए-आज़म में ये कहा था कि आप जो है वो कैबिनेट में अपना शेयर लें और कैबिनेट में मेरे साथ बैठें, जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट में बैठे थे। तो पीपल्स पार्टी ने जो है वो अभी तक इसके ऊपर फैसला नहीं किया, बल्कि एक मीटिंग में जिसमें मैं भी मौजूद था, तो बिलावल साहब ने ये कहा था कि ये मामला जो है वो हम अपनी रखेंगे सेंट्रल वर्किंग कमेटी में, क्योंकि वहाँ से फ़ैसला हुआ है कि हमने कैबिनेट में जो है वो शामिल नहीं होना और दूसरे आइनी जो ओहदे हैं वो हमने लेने हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला कर लेती है तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, वज़ीर-ए-आज़म तैयार हैं कि उनको कैबिनेट में जो है वो साथ बैठें और बैठ के जो भी उनकी अच्छी तजावीज़ हैं उनके ऊपर बिल्कुल हम अमल करने को तैयार हैं। चले ओके, ये तो आपने बात कर ली। मूविंग ऑन, अब आपको ये तसल्ली तो ज़रूर होगी कि पीपल्स पार्टी आपसे नाराज़ हो भी वो तहरीक इंसाफ की तरफ जाने की नीयत नहीं रखती, और अगर देखा जाए तो शायद तहरीक इंसाफ को भी उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें तो इमरान खान की आजकल में ज़मानत और रिहाई नज़र आ रही है। दे आर ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग। तो आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है या इमरान खान का मामला कहीं और शिफ्ट होता देख रहे हैं? व्हाट आर योर थॉट्स? जी हमें तो यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जब तक अपनी हट धर्मी पे और अपनी ज़िद और झूठी अना के ऊपर अड़े रहेंगे और 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर जो है वो जिस तरह से बात हुई थी कि उनको तस्लीम करें कि आपसे गलती हुई है, आप किसी का घर जला दें और उसके बाद उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि जी ये तो आग आपने खुद ही लगाई है, तो फिर इस बात को फिर कौन जो है वो बर्दाश्त कर सकता है? तो अगर वो जो है वो अपनी गलती को तस्लीम भी नहीं करते बल्कि उल्टा कहते हैं कि जी मुझसे माफ़ी मांगी जाए, तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि उनके मसाइल में कोई कमी आएगी, और मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि उनकी नियर फ्यूचर में ज़मानत होने जा रही है, बल्कि किसी और जगह पे जाने वाली जो बात चल रही है उसको मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं कि उनका मामला किसी और जगह पे भी समझा है। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर योर थॉट्स ऑन दैट, और इससे आगे हम क्या कहें, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो होती ही है। लेट अस मूव ऑन और एक हीरो की बात करते हैं। भाई आपको पता ही है कि मानसून सीज़न में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल तो पैदा हो ही रही है, और उसमें बहुत सी वीडियोज़ आती हैं जहाँ लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, कभी कभार ये भी होता है बचा नहीं पाते, घर गिर रहे हैं, सड़कें ख़त्म हो रही हैं, तो ऐसे में बहुत से हादसात होते हैं। बदकिस्मती से बहुत सी जानें भी जाती हैं, लेकिन किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे एक ख़ानदान की खुशकिस्मती कहें कि उन्हें बचाने के लिए एक बहादुर एक्सकवेटर ऑपरेटर मुहिबुल्लाह मौजूद था। Who would have thought, जिसने अपनी जान पर खेल कर इस ख़ानदान की गाड़ी को सैलाबी रेले से निकाला, और सब ने मुहिबुल्लाह की बहादुरी की तारीफ़ भी की। बलोचिस्तान हुकूमत ने इनाम से भी नवाजा और वफाकी हुकूमत को मुहिबुल्लाह के लिए एक कौमी एजाज़ की सिफारिश भी की। मतलब ये जब वीडियोस आई थी ना, तो हम इस आइडिया पे ही शौक थे कि जहाँ सारे लोग, ऑब्वियसली कोई भी एक्चुअली बचा नहीं पाता, क्योंकि कोई भी जंप मारता, अपनी गाड़ियों में बैठ के भी बीच में आते तो उन्होंने भी बह ही जाना था। लेकिन ये एक एक्सकवेटर जो कि देख रहे हैं, एक बड़ी सी जो मशीनरी होती है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, वो ले आया
और उसने कहा कि नथिंग डूइंग, मैं इनको ज़रूर बचाऊँगा। ये वीडियोस देख के हम बड़े वैसे खौफज़दा भी हुए थे और हम तालियां बजा रहे थे अपने घरों में बैठे कि बड़ी बहादुरी का काम है। मुहिबुल्लाह हमारे साथ हैं आज और उनके भाई भी हमारे साथ हैं, सैफुल्लाह, मुहिबुल्लाह दोनों हमारे साथ हैं। और कॉल कर दिया मुहिब आपने सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इतनी हिम्मत, जहां आपको पता है कि मतलब कोई नज़दीक नहीं जा रहा उस पानी के, क्योंकि वो बहता पानी है और आगे एक जिसको कहते हैं ना एक फॉल भी आ रही है, उसमें तो गिरना था तो बिल्कुल ही गाड़ी ने उलट जाना था। ये कैसे सोच आई कि कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं मदद करता हूँ? ट्रांसलेशन हो रही है, फिर बताएंगे। زموږ خان کاکړ مسیزي خبره کوم د توتاړي سره موږ تعلق دی. موږ دا ټیم دا راغلی وو په سایل سره ناسلو چې دغه موټر رالی په ساوسلو چې زموږ ورته وکتل چې دا ماشومان کې ښکارا سلو زموږ ډېره جذبه راله. موږ وردا زما خپل بچان دلته کې ناس وای، ماته بدون زور نه وای راکړی لکه دغه بچان چې دا سړی د کې ناسلو ماته ډېره جذبه راله. بیا د دا ځګي سره زه په موټر کې ولاړم نو بیا دا ماشین ما راوسی، ما دا موټر راوکشي، دا موټر چې ما راوکشي دا کوم سړي ماته انعام راکاوی لک روپۍ وي 80,000 ولې ما دا ما د خدای دپاره راکښلی وو، ما دا د پیسو دپاره نه و راکښلی، ما دا کار دا دپاره وکړي. जी सैफुल्लाह बताएं क्या कहा है मुहिब ने? मुहिब का कहना है कि जो ये हम जो है ना इधर जो है तूताड़ी के साथ सैलाबी ने रैली के लिए सैर के लिए आए थे। काम छुट्टी करने के बाद यहाँ पे जो है ना सैलाब आ रहा था, तो उस वक्त थोड़ा सा कम था ना, जब गाड़ी जो है ना इससे गुजर रहा था बीच में जो है ना सैलाब का जो है ना बहाव ज़्यादा आ गया ना जी, गाड़ी फंस गई जी। तो गाड़ी में जो है ना बच्चे वगैरह भी थे, जब हमारी नज़र बच्चों पे जो है ना पड़ गई तो हमको जो है ना बहुत हो गया ना, जोश आ गया। मैं सोच रहा था कि शायद अगर मैं इस बच्चों की जगह पे जो है ना मेरे बच्चे होते तो मुझ पे क्या गुजरा हुआ था। तो बस अपने बच्चे की नज़र से मैंने देखा और जो जज्बे के साथ जब मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ कोई और ज़रिया नहीं है इसको बचाने के लिए, अपने स्कूटर को लेके आएंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना इसको जो है ना ट्राई करेंगे, बाकी अल्लाह की मदद जो है ना हमारे साथ होगा। तो इसने स्कूटर के पास पहुँचा, एक्सकेवेटर लाया और इसने अपनी पूरी कोशिश के साथ अल्लाह की मदद के साथ इन कीमती जानों को जो है ना बचाया। और उसने बहुत जो है ना ड्राइवर ने उसको जो है ना गले से लगाया और अपने गोद में और उसके हाथ पाँव चूमने की कोशिश किया और अपने जेब से नक़द भी निकाला। तो मुहिबुल्लाह ने इक़रार किया कि मैंने अल्लाह के लिए जो है ना ये कुर्बानी दी है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में ये अज़ीम कुर्बानी नसीब फरमाई है, हमें जो है ना अल्लाह ताला इसका सिला ज़रूर दिएगा। इसके बाद जो है ना फिर मतलब सैफुल्लाह मुहिब की ये जो सारा इनका एक्ट था जो इन्होंने किया है, मतलब हमें पता था कि ये हीरो मटेरियल तो हैं, लेकिन सोच तो इनकी कमाल की सोच है कि इन्होंने बच्चों को देखा, अपने बच्चों के बारे में सोचा और उसके बाद फिर नहीं सोचा और फिर कहा कि बस मैं कूद जाऊं बीच में और मैं किसी तरीके से इनकी मदद करूं। कमाल है मतलब इस सोच पे। और साथ उन्होंने अपना गालिबन बच्चा जो है वो भी अपने गोद में बिठाया हुआ है मुहिब ने। सैफुल्लाह इनसे ये भी पूछे मुहिब से कि इनको डर लगा था, इनको क्या यकीन था कि इनका जो एक्सकेवेटर है, ये जो मशीन है, ये इतने बहते पानी में खड़ी रहेगी और ख़ुद नहीं बह जाएगी? ये ज़रा हम पूछना चाहते हैं कि इनको क्या यकीन था कि नहीं मेरे पास जो मशीन है वो इस गाड़ी को उठा सकती है? دفتنه کوي چې وایي ستا دا یقین و چې زه دا مشین راولم په دا دونه ډېر اوبو یې ګډ کړم، خدای نخواسته یا دا مشین ویسي یا زه دغه موټر بچاو کړم نیکم بچاو. ستا څه سوچ په دا ساعت کې ته بیرېدې نه بیرېدې؟ ما چې دغه کشنیان ولیدل ما بیا په ځان سر نه دی خلاص شوی چې زه را روان ولم چې زه ما دا مشین څه ډول راوستلی دی، ما دا موټر څه ډول اخښلی دی، زه په هېڅ نه یم پوه شوی. ما چې کشنیانو دا موټر والا دا ګرد راوختو زما لا په داسې کې سر نه دی خلاص شوی چې دا خلک وایي چې دا مشین تا دا ډول روان کړی و چې تا چې غلا کړی دی. मुहिबुल्लाह का कहना है कि जब मैंने जो पहले बच्चों को देखा गाड़ी में ना, वो जोश से पहली मरतबा मुझे आया, फिर मेरे समझ में कुछ नहीं आया कि मैं किस तरह एक्सकेवेटर के पास पहुंचा और एक्सकेवेटर को यहाँ तक कैसे पहुंचाया और पानी में मैं गैसा घुसा। फिर मैंने जब बच्चों को निकाला
किनारे पे लिया, या बाद में मैं समझ गया कि अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से मेरे समझ में कुछ नहीं आया है कि मैंने ये काम किस तरह किया हुआ है, बस सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल करम थी। भाई ऐसी कभी कभार ये स्टोरियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, और ये तो स्टोरी भी नहीं है, मतलब ये रियल लाइफ है। अब आप लोगों से बात करके ना, और ट्रांसलेशन के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी आपकी ज़बान जो है वो सीखूं, क्योंकि डेफिनेटली जो इमोशन मैं मुहीब के चेहरे पे नज़र आ रही है ना, वो मैं समझना चाहती हूँ कि वो क्या है। अच्छा, ये ज़रूर पूछें फाइनली कि ये जो जिनको बचाया है, जो गाड़ी के अंदर थे, वो क्या सयाह थे, किसी और जगह से आए हुए थे, या मकामी लोग थे, कहाँ से ताल्लुक़ था उनका? इसका ताल्लुक़ जो है ना इधर नज़दीकी तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे इनके आबाई गाँव है ना, ये दूसरी साइड पे उरमजी की तरफ गए थे, डॉक्टर चेकअप करने के लिए गए थे ना, वापसी से आ रहे थे घर की तरफ ना, तो यही इधर ही नज़दीकी रिहायशी है ये लोग। तो यानी ये वैसे ही नहीं टहल रहे थे कि मौसम जी बड़ा ऐसा हुआ है, ये आप कह रहे हैं कि ये डॉक्टर के पास गए हुए थे और फिर वो वापस आ रहे थे, ये आपने कहा है? जी 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 जी। अच्छा, अब मुहीब से ये ज़रूर पूछिएगा कि इनको इतना सराहा जा रहा है, इतना इनको एजाज़ मिल रहा है बलूचिस्तान हुकूमत से भी, और उन्होंने सिफारिश वफाकी हुकूमत को भी की है, उस मोमेंट पे ये सोचा होगा कि ये मैं बड़ा कमाल का काम कर रहा हूँ, और बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं, सोचते भी हैं ऐसे? दफ्तर की भाई ठोल पाकिस्तान की भाई स्थानम असल की जस्ता शाप शहीद तोड़ की तम तादा सोच कड़े हो भाई स्ता ताते द इनाम द पारा वफाकी हुकूमत हम दरख्वास्त कड़ी दी दाकित कम खबर है दा खुद द कोर कमांडर ढेर शुक्रिया अदा कोम मुर्द ख्वा दी त ढेर सलामونه وایم چې د مشره ډیره قرباني وکړه ز د مشره امداد وکړي زیرو ما ته و 15 لک روپۍ انعام راکړي بیا زما د زوی د پاره د اسکول تعلیم پرې کوي زه د دې ډیره شکریا ادا کوم چې د ما سره دا قرباني وکړه زه بالکل د دې سره ډیر راضي یم الله د دې سره راضي شي अच्छा मुबला का कहना है कि हम जो है ना गरीब बंदे हमारा सोच में बिल्कुल था नहीं कि हम जो है ना इतना जो है ना वो होगा हमारा नाम रोशन होगा, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हम जो है ना ख़ास करके कोर कमांडर बलूचिस्तान की तरफ से जो मुबला को जो है ना जो इज़्ज़त दी गई है तारीफ़ी सनद और इनाम के साथ, और इसके साथ जो बेटा है उसका बेटा ज़बीउल्लाह के लिए जो है ना स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया हुआ है, और ख़ासकर वज़ीर आला का शुक्रगुज़ार है, हुकूमत से बहुत खुश है ना कि हम गरीब जैसे बंदे को जो है ना अल्लाह काम तक आपकी जो है ना प्लीज़ आप मुहीब को बताएं कि ये इनकी इतनी अमीर सोच है, इसमें कोई गरीब नहीं है, बहुत से लोग हैं वो मदद करने की सलाहियत भी रखते हों, तो इतने खौफनाक किस्म के बहते पानी में कभी जंप ना मारे, अपना इतनी बड़ी मशीनरी को भी ना यूज़ करें कि कहीं मेरी मशीनरी में भी नुकसान ना आ जाए। इनकी सोच बहुत अमीर है और कमाल का इन्होंने काम किया है, और जिसको कहते हैं ना कि ये सही मानों में पाकिस्तान की हीरो हैं, और बड़ी खुशी हुई है कि इनके बेटा जो है इनकी गोद में है, इसको स्कॉलरशिप भी कोर कमांडर साहब ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह, आपने ट्रांसलेट किया अपने भाई के लिए, और मुहीब बहुत शुक्रिया। इतनी दिल को खुशी होती है, मतलब हम इतनी खबरें करते हैं दिन में, और हर तरफ से कोई डिप्रेशन, कोई ट्रेजेडी, कोई इस किस्म की चीज़ें। नाउ दिस कुड हैव बीन अ ट्रेजेडी एज वेल, लेकिन एक शख्स की बहादुरी ने इसको बिल्कुल ही ओवरटर्न कर दिया। हम भी इल्तिजा करेंगे वफाकी हुकूमत से कि इनको डेफिनेटली कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं है ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड बी हैप्पी कि बड़ी नकद कैश वगैरह मिल जाए, वो देना है ज़रूर दे, लेकिन कोई एजाज़ होना चाहिए। तो ये हमारी जियो पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट हमने डाल दी है। अभी एक और गुड न्यूज़ इन द सेंस कि हमारे स्टूडेंट्स आर डूइंग सच गुड वर्क, खेलों की तरह तालीमी मैदान के स्टार्स को भी अपना टैलेंट दिखाने के मौके जो हैं दुनिया भर में मुख्तलिफ मुकाबलों, ओलंपियाड्स वगैरह में मिलते रहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा इवेंट होता है नेशनल साइंस बोल, और स्टूडेंट्स ही की जानिब से ये मुनक्किद किया जाता है, और उनमें मुकाबले होते हैं। अब उनमें एक रिसेंट ये जो मुकाबला हुआ है नेशनल साइंस बोल, इसमें 169 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, और अभी हम जो विनर्स हैं
उनको आज हमने अपने शो पे इनवाइट किया बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट एक्चुअली कि इसमें होता क्या है, और ऑब्वियसली इसलिए भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया एंड हु हैव द टैलेंट दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. सो वी हैव विद अस हसन खान और मरियम रहमान जो कि विनर्स हैं. दे बिलोंग टू EMS हाई स्कूल इस्लामाबाद. मुबारक हो भाई आप दोनों को, जैन और मरियम. लेडीज़ फर्स्ट. मरियम, पहले तो आपसे स्टार्ट करेंगे. इन अ नटशेल बता देंगे नेशनल साइंस पोल क्या होता है? एक साइंस बेस्ड कंपटीशन है जिसमें MCQs और शॉर्ट आंसर्स आपको एक टाइम लिमिट में आंसर करने होते हैं. डिफरेंट एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं जिनमें से गुजर के आप आगे जाते हो. अच्छा, आगे जाते हैं, लेकिन जैन इसमें राउंड्स में क्या होता है? मतलब विच सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, स्टेम, एनीथिंग एल्स, और मतलब किस लीग के सवालात होते हैं? You have to speak your answers, you have to give your submissions. How does that work? Basically इसमें सवाल पूछे जाते हैं 4 subjects से, biology, physics, chemistry and math. Okay. And what happens is there's one moderator who's going to ask the question, right? और फिर 2 टीमों का आपस में मैच होता है, okay. right? और जो भी आंसर पहले बोलेगा ना, बज करके आंसर जो पहले बोलेगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे. तो बेसिकली एक स्पीड गेम भी है और नॉलेज गेम भी है, दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं. मतलब ना सिर्फ के नॉलेज हो भी तो आपको बड़ा तेज भी होना पड़ेगा कि अगले से पहले आप अपना बजर दबा दें. ये तो काफ़ी लेवल ऑफ कंपटीशन है. तो 169 स्कूल्स को वेट कैसे किया गया? मतलब आप लोग ऊपर गए और आप लोग फाइनल में आए, आप लोग जीते. क्या तैयारी थी और कौन कौन से राउंड्स थे? थ्रू आउट बजर राउंड चलता गया एंड यू वन ऑल ऑफ देम. पहला राउंड जो होता है ना आपका क्वालिफिकेशन जो होती है, उसमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से एक फिक्स नंबर ऑफ टीम्स क्वालिफाई होती हैं हर सिटी से. अब ये जो राउंड होता है ये बजर राउंड नहीं होता. इसमें सिर्फ एक मॉडरेटर होता है और सिर्फ एक ही टीम होती है. एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू गेट राइट, वो एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं. फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस, उसमें से जितने आपके सही होंगे दैट विल बी योर स्कोर. ठीक है. और जिन फॉर एग्जांपल 10 टीमों का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो क्वालिफाई करेंगे रीजनल स्टेज के लिए. ठीक है. और अभी तीनों सिटीज़ में होता है. फिर रीजनल स्टेज में फिर नॉकआउट एलिमिनेशन होती है नेशनल स्टेज के क्वालिफाई होने के लिए. तो दिस आल्सो मींस दैट दिस मस्ट टेक अ कपल ऑफ वीक्स. टाइम तो लगता ही होगा. Oh, no, not a couple of weeks. It takes much longer than that. Months, basically. जी जी. फाइनल तक पहुंचने में काफी महीने लग जाते हैं. Awesome. जी. कौन थे आपके competitors, मरियम? किस लेवल पे डिफरेंट राउंड्स होते हैं? फाइनल में किसको बीट किया? There was कराची सीडर कॉलेज. अच्छा, लवली. वेल, फाइनल तक अगर पहुंच गए तो सारे ही बड़े कंपेटिटिव होंगे. अच्छा, हमें ये पता चला है कि ये जो सारा नेशनल साइंस बोल होता है, इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रीवियस विनर्स और वॉलंटियर्स एंड स्टूडेंट्स. और वो ही सवाल दे कम अप विद द क्वेश्चंस एज वेल एंड दे आर द वंस हु मॉडरेटेड टू. इज दैट राइट मरियम? यस, लवली. बिल्कुल ऐसा ही होता है. तो फिर तो कुछ कितना अनएक्सपेक्टेड होता होगा कि नेक्स्ट क्या आने वाला है. मतलब ये तो इस किस्म का कंपटीशन है कि कोई पास्ट पेपर्स भी नहीं होते होंगे. जी जी, ऐसा ही है. तो क्या प्रेप होती है, कैसे प्रेपरेशन करते हैं? क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाते हैं. बट यू डोंट नो कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस तो कभी भी नहीं आते. बस आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो. तो जैन, क्या आपका स्कूल्स जो है वो भी आप लोगों को हेल्प करता है? एक्स्ट्रा आवर्स आपको देने पड़ते हैं या फिर ऑन योर ओन आप इसकी लर्निंग करते हैं? नहीं, हमारा स्कूल भी हेल्प करता है. वी हैव अ कपल ऑफ टीचर्स हु टेक आउट अ लॉट ऑफ देयर टाइम फॉर दिस. सो ऑब्वियसली उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें हाथ होता है. लेकिन ड्यूरिंग स्कूल आवर्स नहीं होता, हमें अलग से आना पड़ता है. कभी वीकेंड्स पे, कभी आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस होती है. बिकॉज जितनी ज़्यादा हो तो बेहतर है. बिकॉज ये एसेंशली नॉलेज से ज़्यादा स्पीड की होती है कि बेशक नॉलेज हो भी यू हैव टू बी फास्ट, वरना फ़ायदा नहीं होता. और स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस से मिलती है फिर. अच्छा, तो क्या एडवाइस करेंगे? अभी आपको और स्टूडेंट्स देख रहे होंगे. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर हियर. आई मीन यू आर राइट, नॉलेज भी है बट यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, वेरी फास्ट एज वेल. तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस? असल में पार्टिसिपेंट्स पे भी फिर डिपेंड करता है कि किस एज के हैं. बिकॉज इफ़ यू आर बिलो अ सर्टेन एज तो आप इतना कुछ कर नहीं सकते नॉलेज रिस्ट्रेंट्स की वजह से. मगर लेकिन ये तो खैर एक एज ब्रैकेट के लिए है ना, ये कंपटीशन तो एक सर्टेन एज ब्रैकेट के लिए. बहुत छोटे तो वैसे ही नहीं आ सकेंगे इसमें.
बट इवन OA लेवल्स का कंपटीशन है ना, लेकिन O लेवल्स वाले भी असल में उनकी बहुत बड़ी हैंडीकैप होती है कि उन्होंने इतना पढ़ा हुआ नहीं होता जितने A लेवल्स वालों ने पढ़ा होता है। तो यानी A लेवल्स वालों के लिए एज है नेचुरली, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ है। जो बड़ी ग्रेड में उनके लिए बहुत क्लियर एज होती है। ज़बरदस्त, ये हमें बड़ा देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। और बाकी जो यंगस्टर्स हैं हु वांट टू टेक अ पार्ट ऑफ इट, तो ऑब्वियसली वो भी उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको ज़रा तेज़ होना पड़ेगा। अच्छा, कोई मरियम फाइनली कोई रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट जो आपको लगता है कि बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, बाय विनिंग इट, इवन इफ़ यू डिड नॉट विन इट बट यू वर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, क्या आपने सीखा? क्या एक चीज़ है जो आपने अचीव की है दैट विल स्टे विद यू फॉर एवर? टीम वर्क, एक दूसरे के साथ, हर बंदा डिफरेंट होता है, उसके साथ इंटरेक्ट करना और एक दूसरे को ट्रस्ट करना, क्योंकि टीम में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हाँ, ये बड़ी आपने अच्छी बात की है। और ये ट्रस्टिंग वन अनदर बड़ी अच्छी बात है। तो इतना ही रिवॉर्डिंग होता अगर आप लोग ना भी जीते होते, रनर अप हो गए होते, तब भी ये ठीक होता? इतना तो ना होता। Of course, winning matters a lot. बिल्कुल। Well, lovely having you both, Mariam and Zain. Congratulations once again. ज़बरदस्त ने डेफिनेटली अपने साथियों को इंस्पायर भी किया होगा, और फॉर यंगस्टर्स हु आर वाचिंग, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ नेशनल साइंस पोल एज वेल। लुक इट अप ऑनलाइन। अच्छा जी, तो फोरकास्ट तो है बिल्कुल बारिशों का, और अगर हम सिंध की बात करें तो आपको पता ही है कि वो एक साइक्लोन बनने की बातें भी हो रही हैं। सो इट कैन लास्ट, अभी तो इस तरह उस किस्म का प्रेशर नहीं है, लेकिन इट कैन गो ऑन टिल 31st एंड बियॉन्ड एज वेल। अच्छा जी, कुछ शहरों का हमने अहवाल आपको बता दिया था। वी स्पोक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठट्टा से हमें अलबत्ता ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद सिद्दीकी। उनसे पूछते हैं क्या हालात हैं ठट्टा में। शाहिद जी, ठट्टा और गिरदोनवा के इलाकों में गुज़िश्ता 4 दिनों से मानसून की बारिशें वक्फे वक्फे से जारी हैं। इस वक्त भी जो है तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिशों के बायस जो ठट्टा और गिरदोनवा में जो नशेबी इलाके हैं, जो कच्ची आबादियां हैं, वो ज़ेरे आब आ गई हैं। उनमें कई फीट जो है पानी खड़ा है। पानी जो है कच्चे घरों के अंदर दाखिल हो गया है, जहाँ पर लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी से गुजरकर ये अपने घरों तक जो है पहुँच रहे हैं। ठट्टा सुजावल रोड पर जो बरसाती नाला है वो ओवरफ्लो होने के बायस ठट्टा सुजावल शारा जो है ज़ेरे आब आ गई है। ये जब बारिश बहुत हो जाती है और जो गटर उबलने की बातें होती है ना, ये हमें अभी ठट्टा में हमने देखा है कि इस तरह ये गटर जो है उबलते हैं। अच्छा, थैंक यू शाहिद। मुल्तान चलते हैं, क्योंकि मुल्तान में तो कुछ दिन पहले ही आपको पता है कि रिकॉर्ड जो है ना वो टूटा है। इतनी बारिश हुई है, अभी क्या हालात हैं सालिया मलिक हमें बता रही हैं। मौजूद हूँ मुल्तान की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में, जहाँ से शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी जो फल हैं और सब्ज़ियाँ हैं वो सप्लाई की जाती हैं। और यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ जो स्टॉल्स लगाते हैं सब्ज़ियों के और फ्रूट्स के, वो यहाँ आते हैं और यहाँ से अपना सब्ज़ियाँ और फल वगैरह ख़रीदते हैं। लेकिन जो यहाँ के हालात हैं वो बहुत ही जो है वो ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे जो 2 दिन हो गए, यहाँ पे बारिश का पानी जो है वो खड़ा हो गया, और उसके बाद यहाँ पे गारे की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ यहाँ पे फंस रही हैं, और दूसरा साथ जो सब्ज़ियाँ यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं, जो फ्रूट्स यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं, उनके ऊपर मक्खियों का अंबार लगा हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो शहरी आ रहे हैं। सब्जियां तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उनकी ट्रांसपोर्टेशन वुड बी अ प्रॉब्लम। और फिर बारिशों के बाद जो गंदगी होती है और मक्खियाँ जो नज़र आ रही थी, प्लीज़ वॉश अच्छी तरह साफ़ करके, गोश्त हो, सब्ज़ी हो, व्हाटएवर इट इज़, क्योंकि आजकल मौसम इस किस्म का है कि हर चीज़ थोड़ी सी कंटेमिनेटेड ही होगी। एटलीस्ट उस गंद शन तो पड़ा ही होगा। ओके, गुजरावाला के हालात अब पता करते हैं और हमें बता रहे हैं राना आंसर। आज ही देखें, गुजरांवाला शहर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो वक्फे वक्फे से जारी है। आज भी बारिश की पेशगोई की गई है, लेकिन इस वक्त तक अभी शहर में मौसम कदरे बेहतर है। गुज़िश्ता रोज़ से अभी तक बारिश के 3 स्पेल हुए हैं, जिनमें जो एवरेज बारिश है वो 61.50 रिकॉर्ड की गई थी। जिसके बाद हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ सारा दिन और रात गए तक शहर की बेशतर सड़कों पर पानी जमा था। इतना पानी जमा था कि आमदोरफ़त महाल थी, गाड़ियाँ पानी में बंद हो रही थी। इसके साथ साथ शहर के जितने भी पार्क हैं, प्ले ग्राउंड हैं, स्कूल हैं, वहाँ
अभी तक बारिश का पानी जमा है। गुज़िश्ता रात के बाद अभी तक जो है वो बारिश का वक्फा है, इसलिए इस वक्त हमने देखा है कि शहर में जो सड़कों की सूरत हाल है वो कदरे बेहतर है। वासा और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें निकासी आब में मसरूफ़ हैं, लेकिन मुसलसल जब बारिश होती है तो फिर इन्हें भी बारिश का जो पानी है उसे निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, 3 स्पेल्स हुए हैं और ज़रा थमा हुआ है मामला, लेकिन हुई बड़ी है बारिश उधर भी, लेकिन अब जो पानी खड़ा हुआ है उसको निकालने का अमल जो है वो हो रहा है। थैंक यू राना अंसर। बदीन में अब देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे सिंध को तो सही ठीक ठाक एक वार्निंग मिली हुई है, बारिशें होती भी रही हैं और ज़्यादा होंगी भी। इजाज़ जही हमें बता रहे हैं फ्रॉम बदीन। देखिए, ज़िला बदीन में जो तेज़ बारिश का स्पेल है वो आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में ज़िला बदीन में 112 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि 26 तारीख से लेकर अब तक 210 मिलीमीटर तक जो बारिश बदीन में पड़ चुकी है। बारिश के सबब शहर की अहम सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कायद-ए-आज़म रोड, गुलाटी रोड, शाहनवाज चौक और ओल्ड सिविल अस्पताल और समझो दीगर अहम सड़कें हैं, वहाँ कई फुट तक पानी खड़ा है, जिसकी नकासी के लिए ताहाल इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं। नशीबी इलाकों में तो सूरत हाल मजीद परेशान कुन है, जहाँ पानी जो है मकीनों के घरों में दाखिल हो गया है। वो अपनी मदद आपके तहत इन इलाकों से जो है पानी निकाल रहे हैं। मतलब सिंस 26 ऑफ दिस मंथ 210 मिलीमीटर हो चुकी है बारिश और अभी भी इतनी फोरकास्ट है। सो मैं तो कहूँगी कि सारे एक दूसरे के लिए दुआ करें और प्लीज़ स्टे इंडोर्स। इस मौसम को अंदर ही पकौड़े बना के ना घर में आप इंजॉय कर लें, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी है ज़रा टेंशन अबाउट द क्रिकेट। बारिश हो रही है तो नो टॉस एट ऑल, अभी भी मामला जो है वो नहीं हुआ। बारिश रुके तो आउटफील्ड जो है वो खुश करे, पाकिस्तान मैच खेले, पाकिस्तान मैच जीते और सीरीज़ बराबर करे। क्या ही बात हो, क्या वीकेंड बन जाए, है ना। दुआ करें इसके लिए भी। विल सी यू ऑन मंडे। बाय।